हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप्स सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, हमारा टॉपिक चल रहा है उत्तर मौर्य राज्य, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एमए हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, चाहे आप बीए के हैं, ठीक है, जहाँ कहीं भी अगर हिस्ट्री आती है तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इसके जो हैं आपके 2 पार्ट्स हो चुके हैं उत्तर मौर्य राज्य के। आज हम बात करेंगे पार्ट 3 की, तो बस आप वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। देखिए, पहले पार्ट में मैंने आपको शुंग, कण्व, हिंद यूनानी, शक, पल्लव, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में आपको बताया था। तो पहले के 2 पार्ट्स आप देख लीजिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो भी आज का जो है पार्ट 3 आपको समझ में आएगा, ठीक है। फिर कण्व वंश, फिर हिंद यूनानी वंश, इसके बारे में बताया। शकों के बारे में बहुत अच्छे से बताया कि शक क्या थे, शक क्षत्रप थे, ठीक है। लियाक जो था सबसे पहला क्षत्रप था, ये सब मैंने आपको बताया है। इसके बाद पल्लव के बारे में बताया कि किस तरह वो आए, और इसमें जो सबसे महान जो प्रतापी शासक था वो था आपका गोंदोफिरनस, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। फिर आपको मैंने कनिष्क के बारे में बताया, हिंसांग के बारे में बताया, चौथी बोधसभा, और इसके गुरु जी का नाम बताया, गुरु पाशरव थे, अश्वघोष, नागार्जुन, पाशरव, अग्निमित्र, इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और ये भी बताया कि चौथी जो आपकी बोधसभा हुई थी उसका जो अध्यक्षता जिसने की थी वो वसुमित्र ने की थी, ठीक है। तो ये चीज़ बताई आपको। फिर आपको मैंने किस तरह जो है समयानुसार परिवर्तन दिखाई दे, विदेशों में किस तरह इसने प्रचार प्रसार किया, बौद्ध विहारों का किस तरह निर्माण किया, कला द्वारा किस तरह इसने प्रचार प्रसार किया, साहित्य का भी इसने सहारा लिया प्रचार प्रसार करने का। फिर इसके बाद जो है साहित्य में मैंने अश्वघोष के बारे में बताया था, उसकी पुस्तक के बारे में बताया था। फिर नागार्जुन, जिसे आप क्या कहते हो, भारत का आइंस्टाइन भी कहते हो, और ये बौद्ध धर्म का प्रथम विद्वान भी था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक सूत्र में इसकी पुस्तक है माध्यमिक सूत्र, उसमें उसने शून्यवाद और सापेक्षता का जो है सिद्धांत दिया था। वसुमित्र जो है पार्ट 2 में स्टार्ट हमने इसे किया था। और ये भी क्या था, एक वसुमित्र जो है प्रसिद्ध आपका दार्शनिक था वसुमित्र, और इसने क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी। चरक के बारे में बताया कि राजवैद्य था, फिर और भी विद्वान इसमें आए हैं। और कनिष्क का कला से किस तरह संबंध था, गांधार कला का किस तरह उत्पत्ति हुई, फिर ये इसने कौन सी मूर्तियां बनवाई हैं गांधार कला में, और उसमें बौद्ध जो बुद्ध जी थे उनको किस तरह दिखाया गया, बहुत ही मैं कहूँ अच्छी शैली है ये। और फिर इसके बाद जो है इसका प्रभाव हमारे भारत में किस तरह दिखने को मिला। मथुरा कला का भी जैसे कैसे इसने बहुत ज़्यादा योगदान दिया मथुरा कला ने भी, ठीक है। और ये जो है बहुत ही विकसित शैली थी। इसके बाद हमने वास्तुकला के बारे में पढ़ा कि कनिष्क चैत्य के नाम से जो प्रसिद्ध था, एक विशाल इसने विहार बनाया था संघाराम। इसके बाद जो है मुद्रा कला के बारे में बताया कि सोना जो है सबसे पहले भारत में आया और इसने सिक्के भी चलाए थे। और जो विम आपका ये कैटफिसिस था, इसके काल में ये सब चीज़ें हुई थी। इसके बाद मैंने आपको कनिष्क और बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हीनयान है उसे आप छोटा चक्र कहते हैं, और महायान क्या कहलाता है, ये आपका बड़ा चक्र कहलाता है। तो आपको उत्तरी बौद्ध धर्म और दक्षिणी बौद्ध धर्म के बारे में भी बहुत अच्छे से मैंने बताया था, और किस तरह विदेशी आक्रमणों का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा किस तरह शुरू हुई, ये सिर्फ कनिष्क के टाइम में ही हुई है, नागार्जुन का कैसे प्रभाव रहा है, तो ये सब मैंने आपको जो है पार्ट 2 में करवा दिया था, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे पार्ट 3 की, जो स्टार्ट करेंगे कि कनिष्क के शासन प्रबंध की क्या क्या विशेषताएं हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, और पीछे की वॉइस को थोड़ा सा निगलेक्ट करना गाइज। प्राचीन भारत के इतिहास में जो कुषाण था सम्राट, जो कनिष्क का बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा महान विजेता भी था, साम्राज्य निर्माता भी था। और अगर इसकी सैन्य सफलताओं को देखा जाए तो हम समुद्रगुप्त को याद कर सकते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के जो कह सकते हैं बराबर ही था, ठीक है। और एक सफल प्रशासक भी था, और इसने कैसे अपने जो है साम्राज्य का कह सकते हैं उसको मैनेज किया था। जो इसका साम्राज्य था इसको इसने विभिन्न प्रांतों में बांट दिया था, और एक कुशल प्रशासन की जो है इसने स्थापना करी थी। और जो भी इसकी जो सभ्यताएं थी, इसका प्रचार प्रसार जो है इसने विदेशों में भी किया, और बहुत अच्छे तरीके से किया। विजेता कह लो, शासक प्रबंध कह लो, उसके साथ साथ एक कनिष्क बहुत अच्छा विद्वान भी था, और इसे आप विज्ञान जो विद्वान है उसका आश्रयदाता भी कहते हैं। ये कला का और साहित्य अनुरागी था, कह सकते हो कि कला से भी इसको बहुत ज़्यादा प्यार था। पीछे आपने देखा कि गांधार कला और आपकी
मथुरा कला का कैसे इसने विकास किया और कैसे इसने बुद्ध की मूर्तियां बनवाई। इसने जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया है। और अगर इसकी तुलना की जाए कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए अगर इसकी तुलना की जाए तो इसकी जो तुलना की जा सकती है वो अशोक से की जा सकती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो कनिष्क का कैरेक्टर है बहुत ही अनेक गुणों का बहुत अच्छा मिश्रण है। चलिए पढ़ते हैं इसे डिटेल में। ये एक महान विजेता था, बिल्कुल एक कनिष्क एक महान विजेता था। और जो इसकी सैनिक सफलताएं हमें समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, उसकी जो है याद दिलाती है। इसने अपने बाहुबल से भारत के विशाल भूभाग पर अपनी विजय का परचम लहराया था और पूर्वजों से विरासत में जो इससे राज्य प्राप्त किया, ना उसकी उसने रक्षा की बल्कि उसकी अपनी सीमा का भी विस्तार भी बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद इसने चीनी सेना नायक जो है पान चाओ के हाथों में वे एक बार वो पराजित हुआ था। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है कि किसके हाथों से ये पराजित हुआ था। ये हुआ था पान चाओ के हाथों से ये पराजित हुआ था। और इसके बाद ही इसने अपने जो अपमान है उसका प्रतिशोध लिया और अपनी जो महत्वाकांक्षा है उसको संतुष्ट भी किया। और जो प्रांत है जो आपको याद रखने हैं किस किस पे कनिष्क ने जो है अपना अधिकार किया था, वो किया था यारकंद पे। किस पे किया है? यारकंद पे, काशगर पे और खोतान। ठीक है, तो ये आपको तीनों जो है प्रांत याद होने चाहिए, यारकंद, काशगर और खोतान। इसने इस पर क्या किया था? अपना अधिकार किया था। ठीक है, चलिए एक ये कुशल प्रशासक भी था, बिल्कुल था। ये उच्च कोटि का शासन जो है प्रबंधक भी था। जैसे ही मौर्यों का पतन हुआ उसने सर्वप्रथम जो है उत्तरी भारत में कहाँ इसने शांति स्थापित की? उत्तरी भारत में इसने शांति स्थापित की, सुव्यवस्था इसने स्थापित की है। और इसने अपने पूरे साम्राज्य को जो है अनेक प्रांतों में बांटा, जिसे बांट कर ये क्या कहता है कि क्षत्रप शासन अवस्था की इसने स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा किसकी इसने स्थापना की थी? क्षत्रप शासन व्यवस्था की। और ये जो चीज़ हमें पता लगती है ये हमें पता लगती है सारनाथ लेख से कि इसका जो खरपल्लान जो मथुरा का महाक्षत्रप और वन सफर बनारस के समीप पूर्वी प्रांतों का बहुत बड़ा क्षत्रप था। तो इसकी डिटेल हमें कहाँ से पता लगती है? सारनाथ लेख से हमें जो है इस चीज़ की डिटेल मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये धर्मपरायण शासक था, बिल्कुल था। कनिष्क की महानता उसकी विजय और शासन प्रबंध के कारण नहीं था, बल्कि ये जो अपना धर्म था उसके प्रति भी और उसकी सेवाओं के कारण भी है। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगर आप इसको दूसरा अशोक कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं है। और कनिष्क द्वारा बौद्ध धर्म के लिए किया जाने वाला जो सबसे महान काम था वो चौथी बौद्ध सभा जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसने धर्म में समानुसार परिवर्तन भी किए हैं, बौद्ध धर्म को मरने से बचा लिया। और जो बहुत सारे विद्वान थे, बौद्ध विद्वान थे, उनको इसने संरक्षण भी दिया। ठीक है, और इसने अपने बौद्ध मठ भी बनाए हैं, विहार भी बनाए हैं, चैत्य, ये सभी काम जो हैं कनिष्क ने अपने टाइम में किए हैं। और अशोक की भांति ही उत्तर जो एशियाई देश थे उसमें इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया है। और बौद्ध धर्म जो है कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था और उसने धार्मिक सहिष्णुता का भी बहुत अच्छे से जो है परिचय दिया था। और जो चीज़ें हमें मिलती हैं कि वो धार्मिक था, तो ये सारी चीज़ें इसके सिक्कों पे मिलती है। जो कनिष्क के सिक्के थे ना, वो धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था। और इन सिक्कों पर हमें क्या मिलता है? यूनानी और ईरानी और हिंदी देवताओं, जो हिंदू देवी देवता थे, उन सभी के क्या मिलते हैं? चित्र मिलते हैं। तो पता लगता है कि धार्मिक सहिष्णुता है, ये हर धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। एक तरह का कहेंगे एक महान निर्माता भी था, बिल्कुल। अशोक जो कनिष्क के अनेक निर्माणों का हमें उल्लेख मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जैसे कहें तक्षशिला में हमें क्या मिला है? तक्षशिला में हमें मिला है सिरकप। ठीक है, शिला सिर खा जाती है। ठीक है, तक्षशिला में मिला है सिरकप। और इसके बाद बारामूला के निकट हमें क्या मिला है? कनिष्कपुर नामक नगरों की इसने स्थापना की है। कनिष्क ने तक्षशिला में, मथुरा में, पेशावर में, बनारस में इसने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया है, मठों का निर्माण करवाया है, चैत्यों का निर्माण करवाया है। इसकी राजधानी का क्या नाम है? पुरुषपुर। क्या नाम है? पुरुषपुर। इसमें इसने 400 फुट, ठीक है, प से पुरुष देखो लग रहा है ना, पुरुष 4 लग रहा है ना, तो 400 फुट ऊंची और 13 मंजिली की एक मीनार का इसने निर्माण करवाया है। ठीक है, और एक बड़ा छत्र भी इसने स्थापित करवाया है। किस पे? इस मीनार पे।
इसने लोहे का एक बहुत बड़ा छत्र स्थापित किया है। और जो ये मीनार है ये आज के टाइम में कैसे प्रसिद्ध है जो हमें पता लग रहा है, तो इसे कहते हैं पेशावर का चैत्य। क्या कहते हैं इसे? पेशावर का चैत्य या शाह जी की ढेरी। साथ साथ बोलिए, याद हो जाएगा, फिर इसके बाद अपनी बुक पढ़ना। पेशावर का चैत्य और शाह जी की ढेरी, ये क्या है? एक बड़ा छत्र जो है वो भी लोहे का इसने स्थापित करवाया है। ठीक है। और एक चीनी यात्री है फाहियान और हेनसांग, और एक मुस्लिम यात्री था अल बेरूनी। इस चैत्य की, जो ये पेशावर का चैत्य है या शाह जी की ढेरी, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा इसकी प्रशंसा की है। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। साहित्य और कला का संरक्षक था, बिल्कुल था। ठीक है। कैसे कि इसने अपने अपने जो दरबार में बहुत सारे जो विद्वान हैं, लेखक हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, इन सबको इसने संरक्षण दिया है। और कला और साहित्य के संरक्षण में तो उसकी तुलना जो की जाती है वो की जाती है महमूद गजनवी से। क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कला और साहित्य की बात करें तो संरक्षण के रूप में किससे जो है कनिष्क की तुलना की जा सकती है? तो महमूद गजनवी से की गई है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। कला के क्षेत्र में कनिष्क की जो चिरस्मरणीय देन है वो है गांधार शैली। तो कल के पार्ट में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो गांधार शैली है, और गांधार शैली के ही अंतर्गत इसने जो है बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, जो कि है बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियों का भी निर्माण किया है। ठीक है। अपनी मुद्राओं के लिए भी बहुत ज़्यादा विख्यात है। इससे पता लगता है, उस मुद्रा को देख के पता लगता है कि जो देश था बिल्कुल संपन्न था, व्यापार जो था बहुत ज़्यादा विकसित था। ठीक है। इसके बाद कनिष्क का जो है महान विजेता, कुशन शासन, महान निर्माता, कला और साहित्य का संरक्षक, धार्मिक इतनी सहिष्णु शासक था। मतलब इतनी अच्छी चीज़ें थी। तो आप देख सकते हो कि उसका टाइम पीरियड कैसा रहा होगा, गोल्डन एरा आप इसको कह सकते हो। ठीक है। और इसने अपनी सभ्यता का, अपनी संस्कृति का विदेशों में भी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। इसकी तुलना आपने अशोक से भी देखी है, इसकी तुलना आपने समुद्रगुप्त से भी देख ली है, और इतने अच्छे अच्छे इसने काम भी किए हैं। ठीक है। जो है मेन जो है, इसने जो बौद्ध धर्म था ना उसको बहुत अच्छे से इसने हैंडल किया। मेन इसका काम मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगा। आप जब किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो तो उसके बाद अपना मूल्यांकन खुद कीजिए कि आपने उससे क्या सीखा। मतलब हम कनिष्क के बारे में इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको उसमें क्या अच्छा लगा, तो ये एक जो आपकी ना धारणा बन जाएगी कि हाँ, उसकी एक छवि बन जाती है। और जो उससे जितने भी अच्छे फैक्ट होते हैं ना तो वो हमारी जो है हमें याद हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम कनिष्क के उत्तराधिकारी की। कनिष्क की मृत्यु के बाद, जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, तो कुषाण वंश का जो गौरव था वो क्षीण होने लगा, क्योंकि इतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे जितना कनिष्क था। पर फिर भी हमें पढ़ना ही है। इसके बाद जो सबसे पहला आया है उत्तराधिकारी वो आया है वाशिष्क। कनिष्क और फिर आया है वाशिष्क, और इसके जो है ये क्या है, वाशिष्क इसका बड़ा पुत्र है। ठीक है। और कनिष्क संवंत जो है आपका 24 से 28 अर्थात 102 से 106 ईस्वी तक इसने राज किया है। और जो है उसके शासन काल के 2 अभिलेख हमें मथुरा और सांची से मिले हैं। इसमें हमें क्या पता लगता है, जो उसका साम्राज्य है मथुरा से पूर्वी मालवा तक ही विस्तृत था। ठीक है। याद रखेंगे, मथुरा से पूर्वी मालवा तक ही जो है इसका साम्राज्य विस्तृत था। ठीक है। और राजतरंगिणी में उसका नाम जुष्क मिलता है। क्या मिलता है? जुष्क मिलता है। और उसने अपने काल में जो है जुष्क नाम है, तो जुष्कपुर ही इसने एक जो है नगर का निर्माण करवाया है। ठीक है। राजतरंगिणी में ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद जो अगला है हुविष्क है, वशिष्क के बाद हुविष्क है। ठीक है। और इसने जो है शासन किया है 28 से लेके 62 ठीक है तक इसने राज किया। इसने 24 से 28 किया है, इसने 28 से 62 ईस्वी तक किया है। कनिष्क के समान ही ये विस्तृत था। ये उत्तर में कपिशा, ठीक है, उत्तर में कपिशा से लेकर पूर्व में बिहार तक इसके सिक्के मिलते हैं। काबुल के पास एक वर्धक नामक स्थान से उसका अभिलेख मिलने से पता लगता है कि इसने पश्चिम में भी, पूर्व में तो किया ही किया है, कपिशा से लेके पूर्व में, इसने पश्चिम में भी मिना अफगानिस्तान तक का क्षेत्र इसके राज्य में था। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और हुविष्क के टाइम में खास बात क्या है जो आपको याद रखनी है, तो हुविष्क के टाइम में ना जो सत्ता का प्रमुख केंद्र था वो पेशावर से हट गया था। ध्यान रखिएगा, पेशावर से हट के कहाँ आ गया था, ये मथुरा हो गया था।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका वासुदेव प्रथम। हुविष्क के बाद जो है कनिष्क द्वितीय, इसका क्या बना, शासक बना। ठीक है, और कनिष्क द्वितीय के बाद जो है वासुदेव इस वंश का अंतिम महान शासक हुआ था। और इसका अधिकांश अभिलेख हमें कहाँ मिलता है, मथुरा में, और जो निकटवर्ती जो प्रदेश हैं उन्हीं से हमें पता लगता है। सत्ता का प्रभाव और पश्चिमोत्तर प्रदेशों से हटकर जो अब कहाँ तक रह गया था, जो पश्चिमोत्तर प्रदेश है ना उनसे हट चुका था, और जो मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र थे उन तक ही ये जो है इनका शासन सीमित रह गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप जो है कनिष्क का आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद वशिष्ठ आता है, इसका टाइम पीरियड है आपका 24 से 28 ईस्वी तक, और जो है इसके जो अभिलेख है जहाँ से हमें पूरी जानकारी मिलती है, मथुरा और सांची से हमें इसकी जानकारी मिली है इसके शासनकाल की। और इसका जो टाइम, जो इसका कहते हैं ना कि भाई शासन कहाँ तक था, तो मथुरा से जो है पूर्वी मालवा तक था, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और वशिष्ठ को राजतरंगिणी में क्या कहते हैं, जुष्क कहते हैं, और इसी ने ही जुष्कपुर नामक एक नगर का निर्माण करवाया है। वशिष्ठ के बाद आ जाता है हुविष्क। ठीक है, और कनिष्क के समान ये विस्तृत था। उत्तर में ये कपिशा से लेकर पूर्व में ये तक और बिहार तक इसने अपने सिक्के चलाए, और काबुल के पास जो वर्धक नाम स्थान से इसके अभिलेख मिले हैं। इसको देख के ये भी पता लगता है कि जो पश्चिमी अफगानिस्तान का इसका जो क्षेत्र था बहुत ज़्यादा मतलब ये फैला हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तभी आपको दोबारा रिवाइज करवाया। जो ये वासुदेव था लास्ट शासक था, ये शैव धर्म का अनुयायी था, क्योंकि इसके सिक्कों पर ना आपको शिव और नंदी की आकृतियाँ जो है उत्कीर्ण मिली हैं। ठीक है, और जो वासुदेव है इसने कनिष्क संवत तक राज किया है, और वासुदेव के साथ ही जो कनिष्क कुल था उसका बिल्कुल अंत हो चुका है। वासुदेव की मृत्यु के बाद ही कुषाण वंश का जो है पतन बिल्कुल जो है शुरू हो चुका था। फिर आपके आगे आ जाते हैं प्रवर्ती कुषाण शासक। इन्होंने वासुदेव के बाद जो है कुषाण वंश का सबसे जो है इतिहास अंधकारपूर्ण है, हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिला है तो हमें उसको पढ़ना है। देखिए वासुदेव के बाद जो है कनिष्क तृतीय आए, द्वितीय अभी पहले आ चुके थे, पहले आपके कनिष्क थे, द्वितीय भी अभी आए हैं इसी में ही। ठीक है, जब परवर्ती कुषाण शासक है तो कनिष्क तृतीय आ गए हैं और वासुदेव द्वितीय आ गए हैं। ये याद रखना, यही जो हमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही अयोग्य थे बिल्कुल। जो है कुषाण साम्राज्य की बहुत ही दुर्गति हो चुकी थी, और जो उनमें क्षत्रप थे और महाक्षत्रप थे उन्होंने अपनी स्वतंत्रता भी घोषणा कर दी थी। और ईरान के ससैनियन, याद रखेंगे, ससैनियन वंश के राजाओं और भारत के नागवंशी राजाओं ने कुषाण साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था, और इस प्रकार कुषाण वंश का अंत हो गया था। ठीक है, याद रखेंगे, ईरान के हैं ससैनियन वंश और भारत के हैं नागवंशी राजाओं ने। ठीक है, चलिए आपका कुषाण वंश जो है समाप्त हो गया। अब हम जो पढ़ेंगे सातवाहन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवाहनों के विषय में आप क्या जानते हैं और प्रतापी राजा कौन था। देखिए मौर्य साम्राज्य का जैसे ही पतन हुआ उसके बाद दक्षिण भारत में एक सातवाहन वंश का उदय हुआ है। टाइम पीरियड हम जो मान सकते हैं वो मान सकते हैं 230 ईसा पूर्व में ये हुआ है। वायु पुराण में इस वंश को क्या कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वायु पुराण में इस वंश को आंध्र कहा गया है। किस वंश को, सातवाहन वंश को। ठीक है, और इनका जो शासन था वो आंध्र देश में गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य तक ही सीमित था। मैंने आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही जो हाईलाइट किए हैं, प्लीज़ आप उसी पे ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनका शासन जो है आंध्र देश गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में ही सीमित था सातवाहनों का, और इसके निवास स्थान को आधार मानकर कहते हैं आंध्र कहकर इनको क्या किया गया है, संबोधित किया गया है, आंध्र, क्या कह के, आंध्र। सातवाहनों की जाति क्या थी, ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या जाति, किस जाति के थे, तो ये सातवाहनों को हम क्या मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं। ठीक है, हमें अभी लेख मिले हैं उसमें हमें ये चीज़ पता लगी है कि सातवाहन ब्राह्मण थे, और डॉक्टर भंडारकर जी हैं वो इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। सबका अपने अपने देखो व्यूज़ आएंगे, वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, एक है रेपसन जायसवाल, इन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य के क्षेत्रों इनको जो है मूल निवास स्थान इनको मानते हैं। सातवाहनों का मूल निवास स्थान कौन सा था, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य के जो क्षेत्र थे उनका जो मूल निवास इनका मानते हैं। ठीक है, सातवाहन और समकालीन शासकों के अभिलेखों और सिक्कों के आधार पर ये कह सकते हैं कि सातवाहनों को महाराष्ट्र का मूल निवासी मानते हैं। अब ये महाराष्ट्र का मान रहे हैं, कोई कह रहे हैं भाई कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य क्षेत्र हैं, तो दोनों ही ठीक है, आप दोनों लिख के आ सकते हो। और वैसे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको दोनों याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था और अन्य शासक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
पुराणों के अनुसार जो है 230, याद रखिएगा, 230 ईसा पूर्व में सिमुक या शिमुक आप कह सकते हो, इसने जो है सातवाहन वंश की थी स्थापना। इस मत की जो पुष्टि मिलती है, इस वंश के जो द्वितीय शासक थे, इस कृष्ण नासिक चला गया है, तो कृष्ण के नासिक अभिलेख से हमें पता लगता है कि सिमुक ने कर्णवों और शुंगों की शक्ति को समाप्त किया था और इसने सातवाहन वंश की क्या करी थी, स्थापना की थी। से सातवाहन, से ही आपका सिमुक है, इसी ने जो है स्थापना करी है, ध्यान रख लेंगे। और जैन ग्रंथों में ये बात की गई है कि इसने इस वंश ने 23 साल तक जो है शासन किया है, ठीक है, और जनता ने उनके अत्याचारों से तंग आकर उसकी हत्या कर दी थी। इसका जो दूसरा शासक था, ठीक है, ये कृष्ण के नासिक अभिलेख से पता लगा है, तो यही सिमुक का भाई कृष्ण था, दूसरा शासक। नासिक में एक गुफा लेख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नासिक में एक गुफा लेख मिला है, इसमें पता लगा है कि नासिक तक ही इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था, ठीक है, कृष्ण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था और यहाँ इसने 18 साल तक जो है शासन किया। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं जो कृष्ण ने दक्षिण में विशाल साम्राज्य की स्थापना करके जो है दक्षिणापति की जो है उपाधि इसने धारण करी है, ठीक है, कृष्ण ने जो है दक्षिण में जो है स्थापना करी विशाल साम्राज्य की और दक्षिणापति की जो है उपाधि इसने धारण करी है। कृष्ण के पश्चात जो बहुत अच्छे अच्छे शासक आए हैं, जिसमें नाम प्रमुख है श्री शातकर्णी या शातकर्णी प्रथम। ये जो कौन था, ये सिमुक का पुत्र था, ठीक है, ये कृष्ण तो क्या था, ये सिमुक का भाई था, नासिक अभिलेख, और ये श्री शातकर्णी या शातकर्णी प्रथम ये सिमुक का बेटा था। हाथी गुम्फा अभिलेख, सांची अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, ये तीनों नाम हमने याद रखने हैं। इसमें हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि शातकर्णी जो है अपने वंश के प्रारंभिक शासकों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था भाई, बहुत ज़्यादा। और उसने महाराष्ट्र के अंगे कुल के शासक की जो पुत्री थी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसने जो है महाराष्ट्र के अंगे कुल के जो शासक की पुत्री थी जिसका नाम था नागनिका, इससे इसने विवाह किया और महाराष्ट्र में क्या की, महाराष्ट्र में अपनी शक्ति को वृद्ध किया, इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा की श्री शातकर्णी ने। पुत्री एक थी नागनिका, किसकी पुत्री थी, अंगे कुल की शासक की। नागनिका जो ये नानाघाट अभिलेख है ना, नागनिका यानी इसकी पत्नी के नानाघाट अभिलेख में से हमें ये नागनिका जो है, इसी का जो है नानाघाट अभिलेख है, इसमें इसे क्या कहा गया है, किसे, शातकर्णी प्रथम या श्री शातकर्णी को इसे शूर कहा गया है और दक्षिणापति कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप यहाँ देखना, कृष्ण को यहाँ पर क्या कहा गया है, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कृष्ण को तो यहाँ कहा गया है दक्षिणापति। कृष्ण कौन था, ये सिमुक का भाई था, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणापति है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका श्री शातकर्णी जो सिमुक का बेटा है, जिसने सातवाहन वंश की स्थापना करी है सिमुक, ठीक है, और इसे यहाँ पर क्या कहते हैं, दक्षिणापति। ध्यान देंगे, यही क्वेश्चन होते हैं और यही आप लिखने में गलती करोगे। कृष्ण है यहाँ दक्षिणापति, श्री शातकर्णी है यहाँ दक्षिणापति, और श्री शातकर्णी की जो ये दक्षिणापति किस में कहा गया है, नागनिका। नागनिका कौन है, श्री शातकर्णी की बीवी है, इसका ही अभिलेख है जिसका नाम है नानाघाट अभिलेख, इसमें इसको शूर कहा गया है और दक्षिणापति से कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसने दक्षिण के कई प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया है श्री शातकर्णी ने, ठीक है, और इन विजयों के उपलक्ष्य में उसने 2 बार, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार जो है इसने अपने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया है। ये सभी चीज़ें हमें कहाँ मिलती, हमें नानाघाट अभिलेख में मिलती हैं। मालवा प्रकार की जो मुद्राओं पर इसे सत सात इस तरह का सातवाहन सत लेख का भी अंकन इसने मालवा पर इसकी विजय का सूचक है। मतलब जो मालवा की जो इसने विजय, मालवा पर इसने विजय करी, ठीक है, उसकी मुद्राओं को क्या कहा गया है, सत कहा गया है। आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, सातवाहन है तो सत, इसकी जो है इसकी जो विजय है उसका सूचक है। नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ आपने नाम देखा है बच्चे, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें क्या मिलता है कि उसके राज्य की पूर्वी सीमा जो है ये जो है कलिंग शासक खारवेल की सीमा से लगी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या मिलता है, जो कलिंग शासक है
खारवेल, खारवेल का नाम ध्यान रखना है भाई, उसकी सीमा से लगी हुई है। और इसकी राजधानी क्या है उस समय, उसकी जो राजधानी थी, इस खारवेल जो ये शासक है, इसकी राजधानी का क्या नाम है, प्रतिष्ठान। ठीक है। और मालवा, उत्तरी कोंकण और महाराष्ट्र का अधिकांश भाग उसने अपने साम्राज्य में सम्मिलित था। ध्यान रहेगा आपको। नेक्स्ट, शातकर्णी की अब भाई मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी आ गई है नागनिका, जिसका नागनिका जो अभी हमने नानागढ़ अभिलेख पढ़ा है। तो नागनिका ने अपने जो अल्पवयस्क पुत्र थे, यानी वो भी 18 साल के नहीं हुए थे, नाम है उनका वेदश्री और शक्तिश्री, इसको संरक्षक के रूप में इनका काम किया। इसके बाद जो है सातवाहन वंश का जो इतिहास है वो बिल्कुल अंधकारमय हो चुका था। ठीक है। कहते हैं कि भाई पुराण कहते हैं कि 17 से 19 जो है राजा इन्होंने इसमें शासन किया है। इसी बीच जो है शकों ने, अब शकों से तो इसको हरा के इन्होंने अपने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, पहली दूसरी लाइन है। अब जो ये इसी बीच जब यहाँ पर श्री शातकर्णी की मृत्यु हो चुकी है तो शकों ने क्या किया है, भारत पर दूसरी बार अटैक किया है। परिणाम स्वरूप जो महाराष्ट्र सातवाहन राज्य से निकल गया और उस पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। ठीक है। महाराष्ट्र सातवाहन राज्य से निकल चुका था, महाराष्ट्र इंक्लूड था ना, किया था ना इसने, सातवाहन राज्य से ये निकल चुका था और उस पर विदेशी आक्रमणकारियों का अधिकार हो गया। महाराष्ट्र के हाथों से निकल जाने के कारण फिर क्या हुआ, सातवाहनों को दक्षिण भारत की तरफ जाना पड़ा और वो कहाँ जाकर बस गए, आंध्र में जाकर बस गए। तब से बहुत दिनों तक शक और सातवाहनों में बहुत लंबा संघर्ष चलता रहा, जिससे ये वंश बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसमें एक शासक और भी है, हाल, ये कह सकते हो कि इसका टाइम पीरियड बहुत कम था, लेकिन ये बहुत अच्छा राजा था, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया है। ठीक है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल नामक राजा का वर्णन है जिसने इस वंश के गौरव को बहुत अच्छे से बढ़ाया, एक जैसे कहते हो कि एक धक्का मार दिया था। उसकी विजयों की अपेक्षा साहित्य अनुराग से इस वंश के गौरव को बढ़ाया। इसकी जो वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी जो कह सकते हो काव्य इसने हॉल ने की थी, गाथा सप्तशती। ठीक है। हॉल अपनी गाथा गाता रहता है, इस तरह मैंने याद किया हुआ इसको। तो हाल का है गाथा सप्तशती, इसने नामक काव्य की रचना की है। और प्राकृत ग्रंथ है लीलावे, क्या नाम है, लीलावे में उसकी सैनिक उपलब्धियों पर हमें प्रकाश मिला है, लीलावे। ठीक है। चलिए, इसके बाद सातवाहनों का पुनरुद्धार शुरू हो गया है। गौतमी पुत्र आपके शातकर्णी जी आ गए हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी मृत्यु हो गई है श्री शातकर्णी प्रथम की। अब 23वां शासक, अब हमने सारे शासक थोड़ी पढ़ने हैं भाई, इतने शासक आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जो मेन है हमें वही पढ़ने होते हैं। ठीक है। तो पुराणों के अनुसार जो गौतमी पुत्र आपका शातकर्णी है, ये जो है आपका 23वां शासक था, बहुत ही बलशाली था, बहुत ही पराक्रमी था और इसी को सातवाहन वंश का पुनरुद्धार भी कहा जाता है कि इसने दोबारा से जो है एक नई गति दे दी। हॉल ने भी करा था, थोड़े टाइम के लिए किया, जो ये अभी पढ़ा है हमने हॉल। इसके बाद ये गौतमी पुत्र शातकर्णी आया। ठीक है। और दक्षिण भारत के इतिहास में उसके शासन, उसके पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के नासिक अभिलेख में उसकी उपलब्धियों का हमें उल्लेख मिलता है। जो ये हम पढ़ रहे हैं ना गौतमी पुत्र शातकर्णी, इसका उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है कि इसने अपने टाइम में बहुत अच्छे काम करे हैं। तो एक है आपका नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है कि गौतमी पुत्र शातकर्णी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। और नासिक अभिलेख किसका है, ये है जो इसका पुत्र है ना, गौतमी पुत्र शातकर्णी के पुत्र का क्या नाम है, वशिष्ठ पुत्र, वशिष्ठ है ये पुत्र, यहाँ भी पुत्र है, यहाँ भी पुत्र है, गौतमी वशिष्ठ ऐसे याद कर लेना, पुलुमामी। ठीक है। तो इससे जो है हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है। बाकी जो है हम अब कल करेंगे, पार्ट 4 इसका रहेगा। ठीक है। और मैं आपको जो है पीछे का रिवाइज भी करवा दूंगी। और अब बस थोड़ा सा ही जो चैप्टर रह गया है, कल थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगी और जो है कल इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी अब लाइक ज़रूर करके जाएंगे, शेयर मैक्सिमम करें, चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें, ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। और साथ में जो है चैनल पर चल रही है हरियाणा जीके की सीरीज़, उसे भी अपना भरपूर प्यार दीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है।
और साथ में आपको मैं हिंदी ग्रामर भी करवा रही हूँ, जिसमें मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के कम से कम 100 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आज देखती हूँ, आज थोड़ी तबीयत ऐसे ही है। क्रिया का टॉपिक जो है हमने स्टार्ट करना है। क्रिया के आज आपको मैंने 50 क्वेश्चंस करवाने हैं, ठीक है। और साथ में जो है आपको क्या मिल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री भी मिल रही है। जो आपके विद्यार्थी हैं BA सेकेंड ईयर के, तो उनकी भी जो है अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओवरऑल जो है आप अगर आज चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम हिस्ट्री, ठीक है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम, इनकी जो प्लेलिस्ट है बिल्कुल अपडेटेड है। एक क्वेश्चन योगा वाला रह रहा है, देखते हैं वो कब करवाती हूँ, जल्दी ही करवा दूंगी, लेकिन वो बच्चे कर लेंगे, लेकिन मेरा काम है उसको अपडेट करना, देखते हैं कब। लेकिन जो मेन टॉपिक है इसमें सारे अपडेटेड है। NEP के अकॉर्डिंग जो है ये नई बुक आई है भाई, इस चीज़ को देख लेना, NEP के अकॉर्डिंग है। पहले और बुक्स थी, अब और है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करना अपने, जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे या अभी एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन करोगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।